ओके, तो वी नो दैट सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है दैट इज NCR A पावर n माइनस r एंड b पावर r। ठीक है, ये फार्मूला हमें फार्मूला शीट में भी गिवन होगा और ऑब्वियसली आपको याद ही होगा, इतने सारे सवाल कर चुके हो आप लोग। तो कोई भी स्पेसिफिक हमें कोई भी एक्सपेंशन करनी है सिंपल, मैं क्या करूंगा, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा एंड इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज a पावर n। अगर मुझे एक्सपांड करना है a प्लस बी पावर n को, तो फर्स्ट टर्म इज a पावर n प्लस, फिर हम स्टार्ट करते हैं NC1, a के ऊपर पावर आ जाती है n माइनस वन, b के ऊपर पावर आ जाती है 1 एंड सिमिलरली प्लस NC2, a के ऊपर पावर n माइनस टू, b पावर 2 और लास्ट टर्म जो होती है वो होती है हमारी b पावर n। ठीक है, ये तो नॉर्मल से एक्सपेंशन हम सबको आती है। अच्छा, मसला कहाँ आता है? मसला आता है जब हमें कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी होती है। तो सर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हम सबसे पहला काम हम इसको 2-3 स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे जो है स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकालना है 2x माइनस 1 ओवर x पावर 5। मेरे पास क्वेश्चन है और मुझे कोफिशिएंट चाहिए 1 ओवर x। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है दैट वी नीड टू राइट दिस एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ r। हम इसको इन टर्म्स ऑफ r लिख देते हैं। ठीक है, किस तरह से लिख देंगे, 5cr 2x पावर 5 माइनस r एंड माइनस 1 अपॉन x पावर r। अब मुझे क्या करना है, मुझे पावर्स ऑफ r को इक्वेट करना है विद द रिक्वायर्ड पावर। अच्छा, पावर्स ऑफ r को इक्वेट करना है द रिक्वायर्ड पावर, पावर्स ऑफ x, पावर्स ऑफ x को इक्वेट करना है रिक्वायर्ड पावर के। रिक्वायर्ड पावर क्या है, 1 अपॉन x यानी x पावर माइनस 1 मेरी रिक्वायर्ड पावर है। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर्स क्या क्या है वो देखेंगे। अब x की पावर्स यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक तो x की पावर है 5 माइनस r, सिर्फ x की पावर देखनी है और कुछ भी नहीं देखना। अगर यहाँ पे x नहीं होगा तो यहाँ वाली पावर नहीं लिख देना। यहाँ अगर x नहीं है तो हम सिर्फ जहाँ पे x है वो वाली पावर देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर देखनी है। और यहाँ पे जो x की पावर है दैट इज मुझे प्लस r नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये माइनस r है। क्यों? क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मैं x की पावर लूंगा माइनस r इक्वल टू द रिक्वायर्ड पावर विच इज माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो है r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मुझे लास्ट स्टेप करना है कि मैं r की वैल्यू को अपने फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 5c3 2x पावर 5 माइनस 3 2 हो गया, माइनस 1 अपॉन x पावर 3 हो गया और मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, अपॉन x का कोएफिशिएंट आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास दैट इज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, बल्कि एक और चीज स्पेसिफिक कोएफिशिएंट अगर मुझे क्वेश्चन में लिख के दे रहा है वो 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x पावर 6। ठीक है, मुझे यहाँ से अब निकालना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब यहाँ तो सिर्फ 2 ब्रैकेट आ गए, इसमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये देखना होगा कि जो भी मैं यहाँ पे फाइनल आंसर्स अपने निकालूंगा वो इन द एंड 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई होके मुझे फाइनल आंसर्स देंगे। तो मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि मैं जो फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ उसमें ये जो 1 है वो इस ब्रैकेट के अंदर से x की कौन सी पावर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होके मुझे x पावर 2 देगा। तो सर ऑब्वियस सी बात है 1 जो है वो x पावर 2 वाली टर्म से मल्टीप्लाई होके x पावर 2 देगा। तो मुझे ये समझ आ गया कि इस ब्रैकेट के अंदर से मुझे एक x पावर 2 वाली टर्म चाहिए और दूसरा 3x जो है वो x की कौन सी पावर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होके x पावर 2 देगा। सर x पावर 1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो गए, तो इस ब्रैकेट के अंदर से मुझे एक x पावर 1 भी चाहिए। तो अब मैं 1 प्लस 2x में से सिर्फ ये दो चीजें निकालूंगा, बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे सिंपल, क्योंकि x यहीं पे है, a के पास नहीं है, तो आई सिंपली टेक r इक्वल्स टू 1 अगर मुझे x पावर 1 चाहिए और r इक्वल्स टू 2 अगर मुझे x पावर 2 चाहिए। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, 61 और 2x पावर 1 प्लस 62 2x पावर 2, यहाँ से मेरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यहाँ से x पावर 1 का कोएफिशिएंट आ गया, ये हो गया मल्टीप्लाई माइनस 3x से। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास तीसरी टाइप का सवाल आता है दैट इज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वो क्या देगा, वो कुछ अननोन्स दे देगा और वो बोलेगा कि भाई इस चीज की एक्सपेंशन जो है वो ये है, आप मुझे इसके अननोन्स निकाल के दे। लेट्स से एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है दैट इज 2 प्लस ax पावर n मुझे क्वेश्चन में गिवन है और उसकी एक्सपेंशन गिवन उसने मुझे बता दी 32 माइनस 40x प्लस bx स्क्वायर।
मुझे ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, मुझे ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। अब ए बी सी की वैल्यूज कैसे निकालोगे यार? सिंपल, इसकी एक्सपेंशन करोगे इन टर्म, इसकी एक्सपेंशन कर दो नॉर्मली। किस तरह से होगी? पहली टर्म होगी 2 पावर n प्लस एन सी वन 2 पावर n माइनस वन ए एक्स पावर 1 प्लस एन सी टू 2 पावर n माइनस टू ए एक्स पावर 2। ठीक है, अब क्या करो? अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। मेरा पहला आ रहा है 2 पावर n, उसका पहला आ रहा है 32, तो 2 पावर n इज इक्वल टू 32। n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास अब n की वैल्यू 5 आ गई, क्यों? क्योंकि 2 पावर 5 32 होता है। अब सेकंड कोफिशिएंट मेरा क्या बन रहा है? nc1, n की वैल्यू 5 है तो ये हो गया 5c1 2 पावर 5 माइनस 1 4 a x पावर 1। सर ये वाला दोबारा समझा दें। देखो हमने क्या किया, हमने सिंपल इसको एक्सपेंड करा 2 प्लस ए एक्स पावर एन को, नॉर्मली एक्सपेंड करा हमने 2 प्लस ए एक्स पावर एन को, और हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर आया 2 पावर n प्लस एन सी वन 2 पावर n माइनस वन और ए एक्स पावर 1, फिर एन सी टू 2 पावर n माइनस टू ए एक्स पावर 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसके गिवन कोफिशिएंट्स से अपने आंसर को कंपेयर कर रहा हूँ कि उसने मुझे बोला था कि पहली टर्म 32 आएगी, मेरी पहली टर्म 2 पावर n आ गई, तो मैंने 2 पावर n को 32 के इक्वल कर दिया। और वी नो दैट क्या, तो कौन 2 की कौन सी पावर 32 होता है? बहुत इजी है, सबको पता है, तो पावर 5 32 होता है, तो 2 पावर 5 इक्वल्स टू 30 होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि n इक्वल्स टू 5 है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? x की पावर 1 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ। 5c1 5 हो गया, 2 पावर 4 16 हो गया ax, तो ये हो गया 80 ax। यहाँ पे मेरा 80 आ रहा है, उसने क्या बोला था भाई? माइनस 40 आएगा, तो हम उसके बाद मान लेते हैं, हम 80a को इक्वल कर देते हैं माइनस 40 के, हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1/2। इसी तरह तीसरे वाले के साथ भी यही करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बन रहा है हमारा क्या बन रहा है? nc2 यानी 5c2 2 पावर n माइनस टू यानी 2 पावर 3 और ax का होल स्क्वायर, जो कि 10 मल्टीप्लाई बाई 80a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमारा 80a स्क्वायर आ रहा है और उस भाई का क्या आ रहा था भाई? उसका b आ रहा था, तो हमने बोल दिया भाई 80a स्क्वायर, a की जगह पे वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? यहाँ से 20। ठीक है, बोलो ऑल गुड? अच्छा, उसके बाद लास्ट टाइप का जो सवाल आता है बायनोमियल में, वो आता है सब्स्टिट्यूशन वाला। अब सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल क्या आता है? वो मुझे पहले पार्ट में एक्सपेंड करवा देगा नॉर्मली 2 प्लस यू पावर 5, उसने मुझे एक्सपेंड करा दिया। मेरे पास एक्सपेंशन आ गई 2 पावर 5 पहली टर्म 32 आ गई, प्लस 5c1 2 पावर 5 माइनस 1 और u पावर 1। इसी तरह थर्ड टर्म आ गई 5c2 2 पावर 5 माइनस 2 और u पावर 2। क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास 32 प्लस 10 सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ गया? 80 यू, और 5 से 2 10 10 मल्टीप्लाई बाय 3 8 80 यू स्क्वायर। ये मेरी एक्सपेंशन आ गई। अब मुझे उसने क्या बोला? उसने मुझे बोला क्वेश्चन में कि भाई अब आप जो है ना एक्सपेंड करके तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5। अब मुझे देखते ही समझ आ गया कि भाई यहाँ पे उसने u की जगह पे क्या रख दिया? x प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया। तो अब मैं अपनी एक्सपेंशन में u की जगह पे क्या रख दूंगा? x प्लस एक्स स्क्वायर रख दूंगा, तो ये हो गया 32 प्लस 80 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 80 x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अपना फाइनल आंसर निकालूंगा अपनी एक्सपेंशन से। अगर वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांग रहे तो मैं देख लूंगा एक्स स्क्वायर कहाँ से बन रहे हैं। 80 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो एक उसने मुझे दे दिया 80 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको मैं एक्सपैंड करूंगा a प्लस बी आइडेंटिटी से। अगर एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x4। अब मुझे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो मेरे काम का सिर्फ ये बनता है एक्स स्क्वायर, तो मैं सिर्फ 80 को मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर से, मेरे पास कोफिशिएंट आ गया 160 एक्स स्क्वायर। तो जब भी वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा, जो भी उसने सब्स्टिट्यूशन दी हुई है अपनी एक्सपेंशन में डाल दो उसको। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल जो क्या बोलते हैं बायनोमियल में इस तरह के हमारे सवाल आ सकते हैं।
इस तरह के सवाल हमारे आ सकते हैं। या किसी को कनेक्शन में कोई इश्यू तो नहीं है ना? आवाज क्लियर आ रही है ना? किसी का मैसेज आया क्या? नहीं, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जी सर। हाँ हाँ, सारे चैप्टर्स के जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गए। अच्छा, तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन था। इस तरह के 3-4 टाइप्स के हमारे सवाल थे, वो आ सकते हैं। ठीक है, इससे अलावा आगे पीछे वो बाइनोमियल में नहीं देगा कुछ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जल्दी से एपीजीपी के ऊपर। एपीजीपी बहुत ही इजी सा टॉपिक है, उसमें सिंपल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सबसे पहले एपी की अगर बात करें तो हमारे पास टर्म एन का फॉर्मूला आ जाता है a + n-1 d, और s सम ऑफ ऑल द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला आ जाता है n/2 2a + n-1 d, और एक और फॉर्मूला आ जाता है Sn का n/2 a + l। ठीक है, अभी तक बाइनोमियल हुआ है बेटा, अभी तक बाइनोमियल हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास है ना, क्वेश्चन में ना अगर वो मुझे बोलता है कि क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे देता है। ठीक है, मुझे अपनी जो प्रोग्रेशन है उसमें लास्ट टर्म उसने मुझे दे दी, और मुझे उससे फाइंड करना है कि मेरे प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो आप सिंपल क्या करोगे, अपनी लास्ट टर्म जो भी है ना, मैं बोलता हूँ लेट्स से मेरी कोई भी प्रोग्रेशन जिसकी लास्ट टर्म 32 और उसकी लास्ट टर्म 32 है, और उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो लेट्स से 2 है, और उसका डिफरेंस जो है वो भी 2 है। मुझे निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट टर्म को इक्वल कर दूंगा टर्म के फॉर्मूला से, a + n-1 d। अब यहां से जो मेरा n आएगा ना, वो क्या होगा, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। मैंने क्या किया, अपनी लास्ट टर्म को a + n-1 d के फॉर्मूला पे इक्वेट कर दिया। यहां से जो मेरे पास n की वैल्यू आएगी ना, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो n आएगा वो इस लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर लास्ट टर्म ये वाली nth टर्म है, जो भी n की वैल्यू आ रही है, तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, मेरा जो भी n की वैल्यू आ रही है लास्ट टर्म से। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपको उसमें टर्म लास्ट टर्म गिवन है। अब लास्ट टर्म अगर मुझे पता चल गई तो मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल तरीके का सवाल एपीजीपी में आता है, वो कुछ नंबर्स देता है। लेट्स से वो मुझे बोलता है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स। सर इसका n का 32 ही होगा ना फिर? n 32 नहीं होगा, n की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो होगा 32। तो हमारी टर्म है ना, 32 हमारी टर्म की वैल्यू है। हम ये फाइंड करें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, निकाल लो ना यहाँ से यार। ये 30 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 30 डिवाइड बाय 2 15 आ गया, और +1 n की वैल्यू 16 आ गई। यानी ये जो लास्ट टर्म है ये 16th टर्म है। टर्म 16 हमारी 32 है, इट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी प्रोग्रेशन में, 16 टर्म्स। ठीक है, हमने लास्ट टर्म को टर्म के फॉर्मूला के इक्वल किया, जो n की वैल्यू आई वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। सही है। अच्छा, अब अगर मुझसे वो बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स बिटवीन लेट्स से 100 एंड 300 दैट आर डिविजिबल बाय हम कर देते हैं लेट्स से क्या करें, 3 कर देते हैं। हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम दैट आर डिविजिबल बाय 3। अब ये किस तरह से निकालोगे, हमें जो है चीज देखनी होगी। हमें एपी के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है फर्स्ट टर्म, और हमें चाहिए होते कॉमन डिफरेंस। ये दो मेन चीजें चाहिए होती हैं, तो हमारे पास हमारा काम हो जाता है। बेटा शहरियार क्या कर रहे हो आप, मेरी स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हो? फर्स्ट टर्म मेरी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म मुझे पता है। अब देखो हमारे पास टर्म्स के 100 से 300 के बीच। मुझे देखना है कि 100 के बाद पहली टर्म कौन सी होगी जो डिविजिबल बाय 3 होगी। तो 100 के बाद वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। 100 हमारी फर्स्ट टर्म नहीं होगी, क्योंकि 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हमें पहली टर्म वो देखनी होगी जो डिविजिबल बाय 3 है 100 के बाद। तो 100 के बाद पहली टर्म जो डिविजिबल बाय 3 होगी वो क्या होगी, 102। और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा होगा, हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा होगा। सारी टर्म्स अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो 3 का आ रहा होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे पास जब फर्स्ट टर्म आ गई, मेरे पास डिफरेंस आ गया, तो अब मैं कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूँ जो भी एग्जामिनर मुझसे मांग रहा है। इधर वो सम मांग रहा है, कोई स्पेसिफिक टर्म मांग रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना था, वो मैंने निकाल लिया।
ठीक है, तो एक इस तरह का सवाल हमारे पास आ सकता है, ठीक है, आता है आई मीन। अच्छा, और उसके बाद जो है हमारे पास एपी में, जीपी में, अच्छा जीपी की बात कर लेते हैं जल्दी से। जीपी में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है टर्म एन का, दैट इज ए आर एन माइनस वन, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, ये मेरी स्क्रीन पे कौन लिख रहा है यार, क्या कर रहे हो, ए पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये एक ही फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो आप यूज करोगे। कुछ स्टूडेंट्स ने दो फॉर्मूला याद रखे हुए होंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि एक ही फॉर्मूला से आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है सम टू इंफिनिटी का। सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। अब सम टू इंफिनिटी होता क्या है, सम टू इंफिनिटी होता है कन्वर्जेंट सीरीज में। और कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, क्यों होती है, इसको आपको ज्यादा इस पे सोचने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर के जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है उसका जो रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। आपको जो चीज याद रखनी है वो ये कि कन्वर्जेंट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें आपके पास कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में होता है। एंड फॉर दैट सीरीज ओनली आप सम टू इंफिनिटी निकाल सकते हो, और किसी सीरीज का सम टू इंफिनिटी नहीं निकलता। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, उसका आर इस रेंज के बीच में आ रहा है, तभी उसका सम टू इंफिनिटी निकलेगा, वरना नहीं निकलता, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर एक और चीज, अगर परसेंटेज का बोलता है क्वेश्चन में, अगर वो बोल रहा है कि हर टर्म जो है वो किसी एक स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, जैसे वो बोल रहा है फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 20% या फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 5%, तो आपके पास जो आर होगा वो होगा 1 प्लस वट एवर द परसेंटेज इज गिवन। अगर वो बोल रहा है 5% इंक्रीज, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 5%, यानी 1.05 ये आप आर ले लोगे। अगर वो बोल रहा है परसेंटेज डिक्रीज, तो उसमें आपके पास आर होगा 1 माइनस परसेंटेज, यानी अगर वो बोला है 5% डिक्रीज, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5% यानी 0.95, ठीक है। आप आर परसेंटेज 5% इंक्रीज है, आप आर की वैल्यू ले लो 1.05, 5% डिक्रीज है, आप आर की वैल्यू 0.95, और बाकी ये फॉर्मूलाज लगा के जो भी वो कैलकुलेशन करवा रहा है वो कर लो, ठीक है। कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है इस पे। नो सर। नो सर। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछो। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे होगा, वो जो जहाँ सर्कल हो वो सब? आएंगे ना बेटा, आएंगे उस पर भी, चल रहे हैं, उस पर भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। चलो हाँ, ये मैं सॉल्व जो कर लेंगे क्लास के बाद, मैं इसको शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इसकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट सर जो ज्योमेट्री, फॉर्मूलाज का पीडीएफ है वो हमें पेपर में मिलेगा ना, प्रिंट आउट फॉर्म में? यस यस यस, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहली चीज दैट इज ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमें आनी चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किस तरह से बनती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमें पता होना चाहिए। क्या हुआ होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। आपके पास ग्रेडियंट आ गया, आपके पास एक x1 y1 कोऑर्डिनेट आ गया, you can easily form a equation of a straight line. अब अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है दैट इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, एनी गिवन लाइन, तो आप क्या करोगे, आप सेम ग्रेडियंट यूज करोगे, जिस लाइन के पैरेलल है उसका ग्रेडियंट यूज करोगे, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं वाली लाइन का। अगर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 2,3 एक कोऑर्डिनेट है जिससे एक लाइन पास हो रही है which is parallel to let's say वो बोल रहा है 2x plus y is equals to 5, इस लाइन के पैरेलल, तो आपको क्या करना है, इस लाइन से ग्रेडियंट उठाना है।
इस लाइन से ग्रेडियंट, इस लाइन का कोऑर्डिनेट नहीं उठाना। अगर इस लाइन के उसने पीछे पार्ट्स में कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उनको नहीं लेना आपको, आपको चाहिए सिर्फ इस लाइन से ग्रेडियंट। और इस लाइन से ग्रेडियंट कैसा आएगा, आप इसको कन्वर्ट करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, ग्रेडियंट आ गया -2। अब आप इस लाइन की, पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन बनाओगे उसके लिए आप ग्रेडियंट यूज करोगे -2 और कोऑर्डिनेट यूज करोगे 2,3। आपकी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, ये सिंपल पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनेगी। इसी तरह परपेंडिकुलर लाइन की कैसे बनती है, परपेंडिकुलर लाइन की सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ग्रेडियंट है उसको हम कर देंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, ग्रेडियंट को कर देंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल। यहाँ पे -2 आ रहा है, हम अपना ग्रेडियंट ले लेंगे भाई 1/2। नेगेटिव करना है और रेसिप्रोकल करना है, कोऑर्डिनेट वही वाले यूज होंगे। जिस पॉइंट पे लाइन बनानी है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो वाला कोऑर्डिनेट लेंगे और ग्रेडियंट हम यूज करेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरह से निकलता है। किस तरह से निकलता है बेटा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सर आपने ये y2 माइनस y1 बाद में क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा, हमने तो पहले वाला पढ़ा था। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, x1 को पहले लिख दो, x2 को बाद में लिख दो, दैट डजंट मैटर, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये नहीं कर सकते कि आप x2 माइनस x1 लिख रहे हो लेकिन यहाँ पे y1 माइनस y2 लिख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर x2 पहले ले रहे हो तो y2 पहले लोगे, अगर x1 पहले ले रहे हो तो y1 पहले लोगे। ठीक है, कोई भी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पहले आएगा पूरा और दूसरा कोऑर्डिनेट उससे माइनस होगा। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमारे पास किस तरह से बनता है, इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आप ले लोगे मिड पॉइंट, जिस भी दो पॉइंट्स का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो उसका ले लोगे आप मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ले लिया और फिर आपने क्या निकाल लिया, ग्रेडियंट निकाल लिया। ग्रेडियंट किस तरह से निकालोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आपको नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। आप नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला ग्रेडियंट लोगे, मिड पॉइंट लोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इजी है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है ये। उसके बाद हमारे पास आती है जो मेन चीज जो बच्चों को नहीं पता होती, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस, या कोई भी एक लाइन। इसका आसान सा तरीका बताइए क्या, किसी भी लाइन के साथ एंगल निकालना है ना, किसी भी लाइन के साथ एंगल। मेरे पास है, लेट्स से मुझे एक लाइन L है जिसका मुझे जो है ग्रेडियंट पता है 1। मैं क्या करूंगा, मुझे इसका ग्रेड एंगल निकालना है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके ग्रेडियंट को टेंजेंट थीटा के इक्वल कर दूंगा। मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट एंगल निकालना है जिसका ग्रेडियंट है 1, मैं उसके ग्रेडियंट को tan थीटा के इक्वेट कर दूंगा। एंगल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। मुझे एक लाइन का एंगल निकालना है जिसका ग्रेडियंट है -2। ठीक है, क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिक एंगल, ये थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चले गए। अल्फा सबसे पहले बेसिक एंगल निकालोगे, वही ट्रिग्नोमेट्री कर दोगे, tan इनवर्स 2 कर दोगे। बेसिक एंगल जो भी आएगा हमें पता है tan नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस जो भी यहाँ से आंसर आएगा हमारा वो वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, एक लाइन है हमारे पास लाइन ए, दूसरी लाइन है हमारे पास लाइन बी, हमें इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। हमें पता है ग्रेडियंट एक का जो है वो 1/2 है, दूसरे का ग्रेडियंट है लेट्स से -2। हम क्या करेंगे, दोनों के ग्रेडियंट्स को tan के इक्वल कर देते हैं। एक को हम कर देते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, एक कर देते हैं हम tan बीटा इज इक्वल टू -2। सबसे पहले हम, अच्छा ये तो +1/2 है, डायरेक्ट आए हैं, tan इनवर्स करेंगे हमारे पास एंगल आ जाएगा। कोई मुझे बता सकता है tan इनवर्स 1/2 करके जल्दी से, tan इनवर्स 1/2 6.56 6 पॉइंट नहीं, एंगल बताओ, 26.56 26.56, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद tan बीटा इक्वल टू -2 है। हम बेसिक एंगल निकालेंगे tan इनवर्स 2 करके और उसको 180 से माइनस करेंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे कोई दूसरा ये बीटा भी बता दो 180 से माइनस करके। 63.43 180 से माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा Okay. ना tan नेगेटिव 116.56 116.5 116.5, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे निकालना है एंगल लाइन बी और लाइन ए के बीच में। मैं क्या करूंगा,
जो भी बड़ा एंगल आ रहा है उसमें से छोटा वाला एंगल माइनस कर देंगे। 116.5 माइनस 26.56, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, एंगल बिटवीन द टू लाइंस आ गया। वो जो फॉर्मूला किसी ने शायद पढ़ा होगा, अगर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, दोनों लाइंस के ग्रेडियंट को tan के इक्वल करो, दो एंगल्स निकालो, आपस में माइनस करो, एंगल बिटवीन द टू लाइंस आ गया। ठीक है, सर व्हाट ये इफ वाली ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ? ग्रेडियंट किसी ना किसी तरीके से आप ग्रेडियंट फाइंड कर ही सकते हो ना। अगर इक्वेशन दी हुई है, उसने आपसे टेंजेंट की लाइन बनवाई भी होगी, टेंजेंट की इक्वेशन बनाई भी होगी पहले से, तो आपको ग्रेडियंट को निकलवा ही चुका होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे वो एंगल पूछ रहा हो और उससे आपने कोई ना कोई ग्रेडियंट की वर्किंग ना कराई। या तो आप इजीली निकाल सकते होगे या आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ऐसा पॉसिबल ही ऑलराइट। नहीं है कि वो पूछे इस तरह से। ठीक है, ग्रेडियंट का इजीली हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना है, कोई भी दो लाइन है उसका मुझे इंटरसेक्शन अगर पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो मैं उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं। ठीक है, ये भी हर बात हम सबको पता है। अच्छा, एक चीज जो है कि इस तरह के कुछ सवाल आते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट निकालना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो उसका एक शॉर्ट तरीका हमारे पास ये होता है, दैट इज ओनली इन द केस कि अगर आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है तरीका अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हो। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास सिर्फ वो वाला तरीका चल सकता है। मैं उसकी एग्जांपल क्वेश्चन मैंने शायद निकाला हुआ था, इट इज बाय। अच्छा, मैं उसको ऐसे ही बता देता हूँ, चलो देखो, लेट्स से मुझे जो है वो एक इस तरह से कोई डायग्राम दी हुई है उसमें, मेरे पास लेट्स से ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 और ये वाला कोऑर्डिनेट है मेरे पास लेट्स से 3,-2 और ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है लेट्स से 5, क्या करें, -2। नहीं ऊपर जाना ना, 5, y में ऊपर जाना है तो 8 कर देते हैं इसको, चलो नहीं 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8, इसको 11 कर, ठीक है चलो। अब देखो, मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे, सर आप पहले इस लाइन की इक्वेशन बनाएं, एक लाइन की, आप फिर इस लाइन की इक्वेशन बनाएं, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करें, आपके पास एक कोऑर्डिनेट आएगा। इसका आसान तरीका ये है, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इस पे आप सीधा सीधा एक मेथड अप्लाई करते हो, वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड किस तरह अप्लाई करेगा, आप ये देखो कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स और ये वाले कोऑर्डिनेट्स में x और y में कितने का चेंज आ रहा है। अगर मैं x के चेंज की बात करूं तो x के चेंज कितना आ रहा है, 2 से लेके आप कहां जा रहे हो, 3 पे, 2 से आप जा रहे हो 3 के ऊपर, कितना चेंज आ रहा है, +1 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, उससे आप जब इस वाले कोऑर्डिनेट पे जाओगे तो आप x में एक ही कोऑर्डिनेट मूव करोगे, तो 5 + 1 कहां पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए। ये मेरे पास इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह y में देखो, y में मैं 5 से कहां जा रहा हूं, -2 पे जा रहा हूं। y का चेंज कितना है, 5 से जा रहे हो -2 पे, कितना नीचे आ रहे हो, 7 कोऑर्डिनेट्स नीचे आ रहे हो। 5 से -2 जाने में 7 कोऑर्डिनेट्स नीचे आ रहे हो, तो भाई यहाँ पे 11 है, इससे 7 कोऑर्डिनेट्स नीचे आ जाओ, इसके y पे पहुंच जाओगे, इससे 7 नीचे आओ, कितना आ जाएगा, 4। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 6,4। ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और वो उसके मार्क भी 2 ही देता है, क्योंकि वो ये अज्यूम करता है कि आपको ये वाला स्मार्ट मेथड आता है। आप इसमें अगर लंबी इक्वेशन बनाने चले जाओगे ना, तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपके बाकी पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही सवाल में इतना ज्यादा टाइम लगा दोगे जिसपे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना था। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हैं तभी आप ये मेथड अप्लाई करोगे कि एक्स में कितना चेंज आ रहा है, वाई में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? सर व्हाट इफ पैरेलल लाइंस नहीं है? तो फिर वो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, वो मार्क्स भी फिर उसी हिसाब से देगा, ज्यादा 4-5 मार्क्स देगा वो, अगर इस तरह के फिर ऊपर तरीका था। पैरेलल लाइंस होंगी तो वेक्टर मेथड अप्लाई होगा, और वही करोगे आप लंबा वाला तरीका निकालने। ठीक है, किसी का सर कोई अगर सवाल? पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो ग्रेडियंट कौन कौन सा लेंगे? तो हम तो ये वाली इक्वेशन बनाएंगे ना, फिर ये वाली इक्वेशन बनाएंगे इस लाइन की, उसके लिए हम ये वाला ग्रेडियंट ले लेंगे। उसके लिए ग्रेडियंट कोई ना कोई तरीका होगा ना, अगर पैरेलल लाइंस नहीं होंगी
तो कोई ना कोई मेथड होगा, तरीका ग्रेडियंट निकालने का। ऑब्वियसली वो तो हम क्वेश्चन जब देखेंगे तब पता चलेगा ना, आपने क्वेश्चंस किए होंगे ऑब्वियसली। ग्रेडियंट अगर पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो कोई ना कोई तरीके से आप इक्वेशन ऑफ वो लाइन बनाओगे और इक्वेशन लाइन की बना के आप उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी ब्लैंक नहीं होगा कुछ, जो तरीका आप अप्लाई करो उससे रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर हो, वो आपको टेस्ट करेगा, टॉर्चर नहीं करेगा। सर पेपर में एक्स्ट्रा पेजेस मिलेंगे वर्किंग के लिए? बिल्कुल मिलेंगे, आप उससे मांगोगे तो वो बिल्कुल देगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के ऊपर। अच्छा, किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे की कोई स्पेसिफिक सवाल हो किसी कॉन्सेप्ट में तो मुझे से पूछ लेना, वो उस टॉपिक के रिवीजन के दौरान। ठीक है, क्लास के एंड में हम एक जो है वो क्वेरी सेशन भी कर लेंगे किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लो क्योंकि क्लास एंड हो जाएगी।